गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो ये है मेरा क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ इस लाइन के बारे में कि इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया था उसी टाइम से। लोग दूर दूर से सामान मंगवाते थे, जैसे आपका अफ़गानिस्तान और अपना भारत में तो सब हर जगह से ट्रेड तो होता ही था। ये देखिए गुजरात, ईरान, तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया था। फिर नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध होता था उसके बारे में बताया गया है। लोग नगरों में भी रहते थे, गांव में भी रहते थे, और वे अनाज तो उगाते ही थे, जानवर तो पालते ही थे, कॉमन सी बात है। किसान और चरवाहे शहर में रहने वाले शासकों और दस्तकारों को सामान देते थे। कौन देते थे दस्तकारों को सामान? चरवाहे। चरवाहे क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस बड़े लोगों को सामान ट्रांसफ़र करते थे। फ्रेंड, ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन उसमें से कोई हल ज़्यादा मिल नहीं पाया है। मतलब उतना आप कह सकते हैं कि उतने अवशेष नहीं मिले हैं हल के, क्योंकि वो नष्ट हो गए हैं। पता है आपको, काफ़ी पुरानी सभ्यता है और डेवलप सभ्यता थी। लोग सिंचाई के लिए पानी को सेव करते थे, पानी को सेफ रखते थे। उसके बाद जैसे पानी को सेफ रखने का मतलब क्या है कि जब पानी की दिक्कत होती थी तो लोग उसी को यूज करते थे सिंचाई के लिए। और वो जो हड़प्पा का प्लेस है फ्रेंड्स, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। हमने आपको पहले ही क्लियर कर चुका है हड़प्पा कहाँ पड़ता है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जो हड़प्पा का प्लेस है वहाँ पे पानी कम होता है, सिंधु नदी से पानी पहुँचता था वैसे। तो वहाँ पे सिंचाई कम होती थी, मतलब सिंचाई जो भी होती थी वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होती थी। लोग भैंस हाँ, लोग भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे और बस्तियों के आसपास चारागाह होते थे। आपको पता ही है, भैंस ये लोग जब पशुपालन करेंगे तो उसको खाना तो ज़रूरी है ही, कॉमन सी बात है। लेकिन जब सूखा पड़ता था तो लोग एक प्लेस से दूसरे जगह जाते थे तलाश में। चारे की तलाश में चारे की तलाश में लोग जाते थे। और वो लोग क्या करते थे? फलों को इकट्ठा करते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछली पकड़ते थे और हिरन जानवरों का शिकार करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो उन लोग का खाना के लिए वो लोग क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण का शिकार करते थे और बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे फ्रेंड्स। तो हम लोग गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण इसमें दिया हुआ है, हम लोग इसको जानेंगे। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। कहाँ पे बसा है? खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। वहाँ पे साफ पानी मिलता था। वहाँ पे कैसा पानी मिलता था फ्रेंड्स? साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर को दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर के तीन भागों में बांटा गया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता दो भाग में विभक्त थे ना, ऊंचा नगर, छोटा नगर, ऐसे। तो वहाँ पे तीन भागों में विभक्त थे। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे फ्रेंड्स। जैसे एक घर हो गया और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थीं और अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा गेट होता था, चारों तरफ दीवारों से घिरा होता था। फिर देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसके अंदर जाने की बड़ी दीवारें होती। इसका इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होता था, यानी सभा आयोजित होती थी। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा के लिए बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से खुदा पाया गया है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा के अक्षरों सॉरी यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। यहाँ पे जो अवशेष मिले वहाँ पे
जो हड़प्पा की जो हड़प्पा के बारे में कुछ लिखा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को समतल लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है, लकड़ी में जड़ा हुआ एक अनोखा अवशेष है। इसके बाद अशोक के अभिलेख मिलते हैं फ्रेंड्स। अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उनकी हैं अभिलेख। उनकी संख्या कितनी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना लोथल का एक प्लेस है, बंदरगाह है। ये देखिए लोथल का बंदरगाह है। तो ये अपना लोथल का बंदरगाह का एक पिक यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए गुजरात में साबरमती की उपनदी के किनारे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो लोथल क्या था, बंदरगाह था। वहाँ पे कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, सेखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था जहाँ पे सेफ चीज़ें रखी जाती थी। इस सेफ रखने के लिए चीज़ें रखी जाती थी। इस भंडार गृह में क्या क्या रखा जाता था फ्रेंड्स? मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी या गीली मिट्टी पर दबाने से उनके छाप मिले हैं। मतलब वहाँ पे क्या है, मुद्रों का कुछ। देखिए ये भंडार गृह में मोहरें मिली हैं। नॉर्मली जो मिली हैं उसमें से मोहरें मिली हैं, उनके छाप मिले हैं, इसलिए हम लोग इसका पता लगाते हैं। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इमारतें मिली हैं जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने का वाले उपकरण और मनके भी मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोथल एक बंदरगाह था। लोथल एक क्या था? लोथल एक बंदरगाह था जहाँ पे एक सेव रखने के लिए प्लेस दिखा गया है, जहाँ पे सेफ रखा जाता था। किसको? मुद्रा को सेफ रखा जाता था। और बंदरगाह पे बहुत सारे कीमती पत्थर मिलते थे। और यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने के काम आती थी। एक इमारत और मिली है जो मनके बनाने के काम आती थी। किस काम आती थी फ्रेंड्स? मनके बनाने के काम आती थी। ओके, तो ये देखते हैं मुद्रा, मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी। देखिए ये अपना उस समय का है। मोहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। मोहर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सामान से बने डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए जाता है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। उस पर मोहर लगा के भेजा जाता था। थैलों को बंद करने या उसके बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन्हें मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मतलब एक बैग हो गया, बैग को गीली मिट्टी लगाकर उसमें एक मोहर का छाप मारा जाता था, जिसको हम लोग मोहरबंदी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर किस लिए प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स, मोहर का प्रयोग इसीलिए किया जाता था ताकि उस समय तो कुछ ऐसा आईडी वाईडी तो था नहीं, तो एक तरह से आईडी की तरह इसको यूज किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य कोई अब तक जान नहीं पाया, फिर भी लोग फ्रेंड्स अनुमान लगाते हैं। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। धीरे धीरे कंडीशन फ्रेंड्स ख़राब हो गई, मगर इसका कोई सटीक अंदाज़ा नहीं है कि वो ऐसा क्यों हुआ। इतना डेवलप सभ्यता ऐसे क्यों पतन की ओर जाने लगी, इसका कुछ नहीं मिल पाता है साक्ष्य, मगर फिर भी अनुमान लगाया जाता है। कई कोई बाढ़ कथाएँ बताते हैं, कोई बोलता है सूखा आ गया था। तो बहुत थॉट्स हैं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका एक कारण होता है कि पकी ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। मतलब मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाके में बाढ़ आ गई।
लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता सभी नगरों का अंत ऐसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया कि सारे कारण जो हैं एक तर्क अच्छा सा नहीं देते हैं, इसलिए अमान्य है अभी भी, मतलब कुछ लोग मानते हैं, कुछ का कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी हुआ हो परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों में। बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। सिंध की बस्तियां उजड़ गई थी और अगल बगल जाके लोग बस गए थे फ्रेंड्स। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में या 8 में पढ़ोगे। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान हैं, लेकिन 500 साल पहले मिस्र का शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजीं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये हो गया पिरामिड्स फ्रेंड्स। ये पिरामिड से बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा खास है। राजाओं को मरने पर उनके शवों को यहीं दफनाया जाता है, जिसे मम्मी कहते हैं, उसमें लेप लगाकर जिसे सेफ रखा जाता था। इन सबों को मम्मी कहा जाता था फ्रेंड्स। साथ ही उनके साथ उनकी चीज़ें भी दफनाई जाती थी, ताकि वो लोग का मानना था कि उन लोग का मानना था कि जो भी राजा या कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसको उसकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मरने के बाद, वो जहाँ भी जाता है। इसमें क्या क्या वो लोग रखते थे, खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे रखने के लिए। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। वाह। तो सेवक के साथ उनकी सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, ऐसा सिस्टम था वहाँ का। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग का लेक्चर कंप्लीट है। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? आप लोग कल्पना कर सकते हैं ज़रूरत पड़ती होगी नहीं करती होगी। जैसा कि इसमें दिया है कि 4000 पहले लोथल मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि 4000 साल पहले आप मोहनजोदड़ो की और लोथल की यात्रा कर रहे हो, या फिर मोहनजोदड़ो की लोथल की यात्रा कर रहे हो। ये बताओ कि तुम यात्रा कै यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग का दिखता है नगर, आपको पता ही है, जहाँ शहर, नगर, दुर्ग, शासक, लिपिक जिसमें लिखा रहता है, मोहर, मोहर के बारे में हमने बता दिया है, शिल्पकार जो शिल्प बनाते थे, लिखते थे, विशेषज्ञ जो किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, हल और सिंचाई। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा एक वैदिक एज पर, जिसमें बुक्स के बारे में दिया हुआ है। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श पाठक। और एक लास्ट कुछ बचा हुआ है, देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य कब 7000 साल पहले मिले हैं? नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पहले हुआ था, यानी 2700 ईसा पूर्व हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई थी। अन्य नए नए नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। So friends, please like my channel. Thank you.